तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ड्रीम जॉब पर। और प्यारे बच्चों, देखिए मेरी 18वीं क्लास है और इस क्लास में मैं आपको जनसंख्या एवं नगरीकरण के बारे में बताऊंगा। जनसंख्या हम इस क्लास में पढ़ेंगे और ये छोटी सी क्लास आएगी आपकी नगरीकरण की। इसको मैं सेकंड क्लास में कराऊंगा और ये 18वीं क्लास में कंसिडर नहीं होगी। ये मैं आपको बोनस क्लास के रूप में दूंगा। जो नए बच्चे हैं यहाँ से जुड़े हैं, मैं आपको यूपी पुलिस के लिए स्पेशल टॉपिक करा रहा हूँ जहाँ से 70% एग्जाम बनता है। और ये आज 18वां दिन है जब मैं आपसे जुड़ा हूँ और क्लास स्टार्ट होती है आपकी यहाँ से। देखिए, जो भी टॉपिक मैं आपको कराता हूँ सबसे पहले उसका दिवस पढ़ाता हूँ, यदि रिलेट करता है तो उससे, क्योंकि आपके दिवस और थीम जो है एग्जाम के अंदर मेंशन है कि आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जनसंख्या दिवस जो है, जनसंख्या दिवस, इसकी यदि आपसे दिवस पूछे कि ये किस दिन मनाया जाता है दिवस, तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। जुलाई को मार्क करोगे, क्योंकि थीम भी इनकी पूछी जाती है। 2025 जुलाई की जो थीम थी, इतनी लंबी थीम दी गई थी। और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इतनी लंबी थीम एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाती, क्योंकि बहुत शॉर्ट थीम पूछी जाती है यदि कोई आती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर रखा है, जैसे जल शक्ति अभियान की थीम है कैच द रेन 2025 की। तो इतनी छोटी सी थीम आपके एग्जाम के अंदर ज्यादातर बनती है। ज्यादा लंबा कंटेंट जो होता है थीम का, जैसे इसका लिखा हुआ है, वो एग्जाम के अंदर नहीं आता। वैसे ही पृथ्वी दिवस की थीम ये है, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। इस तरह की छोटी थीम एग्जाम के अंदर आती। लंबी थीम कोई आती है तो आपने एक गौर करनी है, वेटलैंड डे जो 2026 का 2 फरवरी को मनाया गया है। पिछली क्लास में मैंने बताया भी था आपको। आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, फिर इतनी शॉर्ट करके देगा, बाकी ये जो कंटेंट है इसको स्किप कर देगा। तो ये पूछी जाएगी लंबी थीम यदि कोई पूछी जाती है, जो दी भी होती है तो, लेकिन ये दी होती है बस इतनी। तो ये आप याद रखोगे। और मैं बता देता हूं कि ये चीजें जो हैं आप अपडेट करोगे एग्जाम में जाने से पहले पहले, क्योंकि एग्जाम से पहले आपके डे दोबारा से मनाए जाएंगे और इनकी थीम भी दोबारा से आएगी 2026 की। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, इस क्लास के ऊपर डिपेंड मत रहना। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, हम जब जनगणना की बात करते हैं तो थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आपने आंसर करना है कि यदि सबसे पहले जनगणना का जो आपको प्रमाण मिलता है वो कहाँ मिलता है, तो मूसा द्वारा इजराइल की जनसंख्या कराई गई थी, जनगणना कराई गई थी 1500 ईस्वी में। पूछा जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों पॉइंट आपसे हिस्ट्री के पर्पज से पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा भैया ये बताइए, जो अर्थशास्त्र है वो किसकी बुक है? कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, और कौन से टाइम पीरियड की है? मौर्य टाइम पीरियड की। एक तो ये बुक होगी, दूसरी आ जाएगी आईने अकबरी। ये किसकी बुक है? ये है अबुल फजल की बुक है। ये मुगल काल का प्रमाण देती है। इन दोनों बुकों के अंदर जो है ये प्रमाण मिले हैं। प्रमाण किसके मिले हैं? जनगणना के प्रमाण मिले हैं। तो कभी भी आपसे पूछे कि या तो ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस बुक के अंदर आपको जनगणना के प्रमाण मिले हैं, या ये पूछेगा कि किसके शासनकाल में जनगणना के प्रमाण मिले हैं, तब आपने बताना है या तो मौर्य काल से बनेगा या मुगल काल से बनेगा। वही विश्व स्तर पर प्रथम पूछेगा कि प्रथम जनगणना किसने कराई थी, तो ये कराई थी स्वीडन ने 1749 ईस्वी में। ये मार्क करोगे। वहीं यदि आपसे पूछता है कि नियमित जनगणना जैसे हमारे यहाँ पर होती है हर 10 साल बाद, हालांकि ये जो जनगणना 2021 में होनी थी ये 26 और 27 में कंडक्ट हो रही है, तो ये थोड़ी सी डिसबैलेंस हुई है, लेकिन इससे पहले जितनी भी हुई है सब नियमित हुई हैं। तो सर्वप्रथम किसने कराई है, तब आंसर करना है। अमेरिका ने कराई है और 1790 में कराई है। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड को आप स्किप कर सकते हो, बस ये 2 ही पॉइंट पूछे जाएंगे, यहां से और कुछ नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा ये भारत के अंदर जनगणना का सफर। सबसे पहले देखिए ये इंफोग्राफिक स्टाइल में मैंने आपको बनाया है, और इसको बनाने से क्या काम हुआ है कि जो पीपीटी है वो कम हो गई है, और ये एक शॉर्ट नोट की तरह काम करेगा। जब आप इसको सारे को देख लोगे, अच्छे से समझ लोगे, समझने के बाद आपको ऐसे नहीं है कि जब आप रिवीजन करने लगोगे तो 80-80 स्लाइड, जैसे पिछली क्लासों में देखें 70-70 80-80 स्लाइड हो चुकी, तो वे इतनी लंबी स्लाइड पढ़ी नहीं जाती। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इंफोग्राफिक स्टाइल में बनाया है, ताकि कंटेंट शॉर्ट और मैं आपको समझा सकूं। तो यहाँ पर मेंशन है कि ये यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा है, यहाँ पर मेंशन है कि ये आरआरबी के एग्जाम में,
और ज्यादातर क्वेश्चन वही हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। यहां आपसे पूछा जाता है कि भारत के अंदर जो सबसे पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1872 ईस्वी से स्टार्ट होती है। किसने कराई, ये पूछा जाता है कि भारत के अंदर जो जनगणना कराई है वो सबसे पहले किसने कराई है, तो लॉर्ड मेयो जी के द्वारा कराई गई थी। वहीं पूछे कि भैया लॉर्ड रिपन का नाम क्यों आता है, इनको जाना जाता है नियमित जनगणना की शुरुआत जो होती है, नियमित मतलब कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होगी। 1881 से स्टार्ट होती है, 1881 के बाद 1891 आएगी, उसी तरह से 1891 के बाद 1901 में आएगी। तो ये नियमित जो हो रही है इसकी शुरुआत कौन करते हैं, फिर आंसर करोगे आप, लॉर्ड रिपन जी करेंगे। और देखिए यदि हम 1872 की जनगणना को भी कैलकुलेट करते हैं तो भारत के अंदर अब तक 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। लेकिन वही क्वेश्चन यदि एसएससी पूछता है जैसे कि नियमित जनगणनाएं कितनी हो चुकी हैं, फिर आप आंसर करोगे 14 जनगणनाएं हो चुकी हैं। उम्मीद करूंगा कि ये पॉइंट जो मैंने आपको समझाया आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वहीं यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के अंदर जो है जनगणना नीति कितनी बार आई है, तब आपने मार्क करना है 3 बार आई है। पहली कौन सी आई थी, प्रथम कब आई थी, तो 1948 ईस्वी में आई थी, यहां पर मेंशन है। अब इसमें क्या क्वेश्चन बनते हैं, इसमें या तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि भारत के अंदर पहली जनगणना नीति कब आई है, तो भारत के अंदर जो जनसंख्या नीति आई है तो वो आई है 1948 ईस्वी में। बेस्ड क्या था इसका मतलब, किस पर ये आधारित थी, तो ये थी परिवार नियोजन, और उसके साथ साथ फिर इसके अंदर जोड़ा गया था परिवार कल्याण। दो कौन कौन सी आई हैं, और तो दो आई हैं ये, एक तो आती है 1976 ईस्वी में और दूसरी आती है सन 2000 में। 1976 की बूडापेस्ट कन्वेंशन जो होती है 1774 ईस्वी में बहुत पूछी जाती है कि भैया बूडापेस्ट कन्वेंशन जो है ये कब हुई थी, तो ये 1774 ईस्वी में हुई थी। इसी में आती है जनसंख्या नीति 1776 वाली। अब ये भी किस पर बेस्ड है ऐसे करके क्वेश्चन बनता है, तो ये थी मात्रात्मक लक्ष्यों को हासिल करने पर अत्यधिक जोर दिया गया था। कौन सी नीति में, सेकंड वाली, ये जो सेकंड वाली है। और मात्रात्मक लक्ष्य कैसे हैं, जैसे प्रसूति सहायता, जो गर्भवती महिलाएं होते हैं टीके वगैरह जो लगते हैं उनके, उस पर जोर दिया गया था। ये तीसरी थी, थर्ड नंबर की थी ये, और ये कब आती है, सन 2000 में। और यहां से क्वेश्चन बनता है कि किसकी समिति की सिफारिश पर आई थी, तब नाम रट लेना, MS स्वामीनाथन समिति की सिफारिश पर तीसरी जनसंख्या नीति आती है। ये किस चीज पर बेस्ड थी, तो यहां पर लिखा हुआ है विशेषज्ञ आधारित और कल्याण उन्मुख दृष्टिकोण पर थी। तो इस तरह से आपने आंसर करने हैं, इतनी ही पॉइंट पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा जनसंख्या नीतियों से। यहां आ जाएगा आपका, देखिए भारत की जो जनसंख्या है 1901 से लेकर 1911 तक हम कितने चरणों में बांटते हैं, 1911 तक नहीं 2011 तक, 2011 तक हम कितने चरणों में बांटते हैं, तो हम इसको 4 चरणों में बांटते हैं। पहला चरण जो स्टार्ट होता है ये होता है 1901 से 1921 तक का। और देखिए यहाँ पहले चरण से क्वेश्चन बना है, यहाँ देखिए तीसरे चरण से क्वेश्चन बना है। तो ये चरण आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और 2 ही चरण कांस्टेबल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएसआई का एग्जाम तो देखिए परसों से स्टार्ट हो जाएगा। तो उनसे जो चीजें पूछी जानी थी, लेकिन अब आपके लिए सारा कंटेंट होगा। और ऐसा मत समझना कि हाँ यूपीएसआई लिखा हुआ है तो क्या यूपी कांस्टेबल में नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती हैं बेटा, पीवाईक्यू जो क्वेश्चन होते हैं। तो यहां आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा 1901 से लेकर 1921 तक का जो चरण है उसको किस नाम से जाना जाता है, तब आपने आंसर करना है गतिहीन चरण। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर महामारी और अकाल के कारण जो है जनसंख्या घटी थी 1921 में। वहीं 1921 से लेकर 1951 तक का जो चरण है वो कहलाता है धीमी गति से बढ़ती हुई जनसंख्या। इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा तो तीसरे चरण से, इसको कहा जाता है 1991 से लेकर 1981 तक की जनसंख्या। ये होती है जनसंख्या विस्फोट, यानी कि तीव्र वृद्धिमान जनसंख्या जो है चरण, कौन से चरण को कहा जाता है, या तो ये ऑप्शन में मिलेंगे या ये क्वेश्चन में मिलेंगे। इस तरह से आपने आंसर करने हैं, पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं।
यहां पर क्या हुआ था, जनसंख्या बहुत अच्छे स्तर पर बढ़ी थी और तकरीबन 1951 से पहली पहली जनसंख्या के अकॉर्डिंग 24.80% की वृद्धि हुई थी इस टाइम पीरियड में। बस ये दो चरण याद रखने हैं, इन दोनों को आप काट सकते हो। यहां पर देखिए मैंने अभी आपको बताया 1921 का जो टाइम पीरियड है उसको कहा जाता है, अकाल और महामारी के कारण इसे महान विभाजन वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो जनगणना हुई थी 2021 की, इसके अंदर भारत की जनगणना जो है वो घटी थी, तो इसलिए इसको महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। बाकी यहां से और कोई पॉइंट आपने नहीं याद रखने। बात करते हैं 2011 की जनगणना। देखिए 2021 वाली जो जनगणना है वो 2026 में 1 अप्रैल से 2 चरणों में स्टार्ट होगी। 1 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक चलेगी और फिर अक्टूबर से लेकर फिर फरवरी तक चलने वाली है 2027 तक। तो उसका कंटेंट तो आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वो आपके एग्जाम के बाद कंडक्ट होनी है, समझ लीजिए एक तरह से, ठीक है। लेकिन 2011 वाली जनगणना का ही कंटेंट आपसे पूछा जाएगा, क्या क्या चीजें रही हैं इसके अंदर, वही पॉइंट आपके एग्जाम में बनेंगे भी। 2011 की जो जनगणना है ये 15वीं नंबर की थी, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं 1872 वाली लॉर्ड मियो वाली जो थी उसको कैलकुलेट करते हैं। और स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की थी, तो ये 7वीं स्वतंत्र भारत की थी, ये पॉइंट आपने याद रखना है। यदि नियमित की बात करेंगे फिर ये 14वें नंबर की आ जाएगी। और ये जो जनगणना हुई है 2011 वाली, ये 2 चरणों में हुई है और ऐसा करके क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल 2024 में बना है कि जो 2011 की जनगणना है वो कितने चरणों में कंडक्ट कराई गई थी, तो 2 में। हालांकि 2026 वाली जो हो रही है वो भी 2 चरणों में ही होनी है। इसका नारा क्या था, स्लोगन क्या दिया गया था, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। ये एग्जामों के अंदर पूछा जाता है। और इसका जो शुभंकर था, क्योंकि अभी आपने 4-5 दिन पहले न्यूज पढ़ी होगी, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को करंट अफेयर देखते ही होंगे आप, तो जो 2026 की जनगणना होनी है उसके भी शुभंकर लॉन्च किए गए हैं गृह मंत्रालय के द्वारा, अमित शाह जी ने करे हैं, उसको भी मैंने इसके अंदर रखा है। तो पहले देखते हैं 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था, तो ये था परगणक शिक्षिका। ये आप मार्क करोगे, बस इतना पॉइंट यहां से याद रखना है। और ये है 2021 वाली जनगणना जो 2026 से स्टार्ट हुई है। इसके अंदर क्या क्या पॉइंट आपने याद रखने हैं। एक तो देखिए ये सबसे बड़ी जनगणना होने वाली है जिसके अंदर 30 लाख कर्मचारी होंगे और ये डिजिटल होगी। कैसी होगी, ये होगी डिजिटल। तो भारत की पहली जनसंख्या होगी ये जनगणना पहली जनगणना होगी जो डिजिटल रूप में कंडक्ट कराई जाएगी और मोबाइल में एक एप्लीकेशन के माध्यम से इसको कंडक्ट कराया जाएगा। तो यदि आपसे पूछता है कि भारत की जो जनगणना है 2026 की वो किस रूप में कंडक्ट होगी, तो वो डिजिटल जनगणना के रूप में कंडक्ट होगी। वहीं इसके अंदर देखिए आपसे पूछा जाएगा कि ये जो जनगणना है स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहां पर बताया अभी देखिए ये 7वीं थी, तो ये कौन से नंबर की हो जाएगी, 8वीं। और कुल मिलाकर बात की जाएगी तो 16वीं जनगणना हो जाएगी। लेकिन नियमित रूप से बात करेंगे तो फिर कौन सी हो जाएगी, फिर ये 15वीं हो जाएगी। और उसके बाद यहां पर ये थीम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम है जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। थीम क्या है इसकी, तो इसको लॉक कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है, इस पे लॉक लगाता हूं मैं। जन भागीदारी से जन कल्याण। यहां पर था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, और यहां पर जो दिया गया है जन भागीदारी से जन कल्याण, ये इसका स्लोगन है। और उसके साथ साथ 2-3 पॉइंट यहां से कैजुअली देखने हैं, रट्टा नहीं मारना है। फिर बता देता हूं, कुछ बना तो आप आंसर कर पाओगे। जैसे 2 चरणों में होनी है, क्योंकि यूपी कांस्टेबल में बना है, 2 फेज में कंडक्ट हुई थी 2011 वाली, ये पूछा गया है। यहां पर भी पहला चरण होगा 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक जाना है ये 2026 में। इसके अंदर जो होगा, इसके अंदर जो घरों की स्थिति और सुख सुविधाएं घरों के अंदर है वो चीज कैलकुलेट की जाएगी। कितनी कार है, कितने पंखे हैं, शौचालय है, क्या चीज है, तो इस तरह से पूछा जाएगा इसके अंदर। और जो दूसरी होगी उसको पूर्ण जनगणना का वो दिया गया है, पूर्ण जनगणना होनी है, जिसके अंदर जो है यह पता करा जाएगा। और ये जाति आधारित भी है, ये भी समझ लेना कि जाति आधारित भी है। उम्र, लिंग, शिक्षक है, धर्म कौन सा है, ये सब चीज जो कंडक्ट होंगी ये दूसरे फेज में कंडक्ट होगी। तो ये चीजें आपने याद रखनी है जो मैंने बताया। देखिए जो सितंबर तक वो होना है, हाउस लिस्टिंग हो जाएगा, और उसके बाद जो होगी जनगणना जो
स्टार्ट होगी पूर्ण रूप से, वो होने वाली है देखिए 1 अक्टूबर से, 2026 से फरवरी तक होनी है। जो अप्रैल वाला फेज है आपका, तो इसके अंदर जो घरों के अंदर बिजली, पानी, शौचालय, इस चीज की सुविधाएं देखी जाएंगी। और जो फरवरी तक लास्ट में कंडक्ट होनी है 27 तक, इसके अंदर उम्र, शिक्षा, काम धंधा क्या है, जाति क्या है, ये चीज होगी। तो यहां पर आप मार्क करोगे, अब इतना पॉइंट याद रखना जो मैं बताने जा रहा हूं। यहां पर आप याद रखोगे कि जो सेकंड चरण है उसके अंदर व्यक्तिगत विवरण आपसे क्वेश्चन बनाएगा। जो सेकंड चरण है उसमें किस चीज को कैलकुलेट किया जाएगा, किस चीज की गणना की जाएगी, तो व्यक्तिगत विवरण की। और पहले फेज में घर घर की सूची, हाउस लिस्टिंग की जाएगी। ये पॉइंट याद रखने, बस 2, इससे ज्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखना। अब ये आ जाता है 2027 की जो जनगणना होनी है उसका शुभंकर। उसका शुभंकर आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये बताइए कि इसका शुभंकर क्या है। और एक बहन ने मुझे मैसेज किया था मेरी वीडियो में कि सर आप लड़कों के लिए पढ़ाते हैं, लड़कियों का जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी पढ़ाई करो। तो प्यारे बच्चों, ये महिला अभ्यर्थियों के लिए भी क्लास है, सभी के लिए है। बस ये है कि एक स्लोगन मुंह से निकलता रहता है कि भाई बच्चों, या भाई करके निकलता रहता है, पर उस चीज को आप मैनेज करिए, कोई बात नहीं। ये सभी के लिए है क्लास कुल मिलाकर। ये कहा जाए तो शुभंकर आपसे पूछेगा, शुभंकर। तो शुभंकर क्या हो जाएगा इसका, प्रगति। ये जो है प्रगति है, और ये जो है ये विकास है, विकास। और इस क्वेश्चन को मैं लोक करता हूं, यहां पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखता हूं लोक। ठीक है, ये मतलब कि ये लोक है, आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा और ये कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। और याद कर लेना, जो जनगणना है, जनगणना, ये किसके अधीन आती है, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आती है, ये याद रखना। और अभी जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके द्वारा ही ये शुभंकर, जिसको इंग्लिश में मैस्कॉट बोलते हैं, प्रगति और विकास लॉन्च किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन। देखिए यहां से क्या पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहां से पूछा जाएगा विश्व का कुल भूभाग। हालांकि इसका जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है, भारत के अंदर कितनी जनसंख्या है। ये आपसे ज्योग्राफी में पूछा जाता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत के पास जो जमीन है, पूरी विश्व की जमीन का कितने प्रतिशत है। फिर आपने मार्क करना है 2.42%। वहीं ये जो लेना देना है, मतलब कि 17.5% जो है विश्व की कुल आबादी, पूरे विश्व में जितने भी लोग रहते हैं उसकी आबादी का 17.5% भारत के अंदर निवास करता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं नवीनतम आंकड़ों की बात की जाए तो जो 17.5% जो है, इसमें यह कहा गया था कि भारत की जो आबादी है वो विश्व के सेकंड नंबर पर आती है। और प्रथम नंबर पर कौन आता था, तो प्रथम पर आता था चीन। लेकिन फरवरी 2023 में ऐसे आंकड़े दिए गए हैं कि जिसके अंदर यह बताया गया है कि भारत की जो जनसंख्या है वो चीन की जनसंख्या को पछाड़कर 142 करोड़ 87 हो चुकी है और पहले स्थान पर पहुंच चुकी है। ये आपने ध्यान रखना है बस। वहीं ग्रामीण स्तर की बात की जाए तो भारत के अंदर 6,40,930 गांव हैं। इसमें से जो भारत की कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या का जैसे 100% है, इसमें के 100% में के कितने प्रतिशत गांवों में निवास करता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो इसको मार्क करोगे, 68.9% गांवों में निवास करता है। और ये किसके अकॉर्डिंग है, ये है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। तो ये पॉइंट याद रखने हैं। यहां से देखिए, यहां पे आ जाएगा संवैधानिक आधार। देखिए हर टॉपिक का मैं आपको संवैधानिक आधार पढ़ाता हूं। और यहां पर क्या पूछा जा रहा है, यहां पर पूछा जा रहा है कि जो जनगणना है, जनगणना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद या किस अनुसूची या किस भाग में दिया गया है। तो यहां पर आपने मार्क करना है अनुसूची 7। 12 अनुसूची हैं, 12 में के 7वीं अनुसूची में आपको 3-4 बार पहले पढ़ा चुका हूं। और इसी में एक विषय है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। संघ जो राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनके बारे में मैंने पहले ही बताया आपको। और जो संघ सूची है इसके अंदर 100 विषय है। 100 विषय में से एक विषय आ जाएगा आपका जनगणना।
जनगणना, तो जनगणना किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। वहीं पूछा जाए कौन से अनुच्छेद में है, तो फिर आ जाएगा 246 के अंदर। जनगणना अधिनियम, ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, मार्क कर लेना अच्छे से। जनगणना अधिनियम कब आता है? तो 1948 में आता है। वहीं पूछा जाए कि विभाग का गठन, ये एक विभाग है, विभाग विभाग का जो गठन किया गया है ये कब किया गया है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा विभाग का गठन किया गया है और 1961 ईस्वी में किया गया है। यहां बात की जाए महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयोग, ये आ जाएगा केंद्र सरकार। केंद्र के अंडर एक आयुक्त होता है और आयुक्तों से क्वेश्चन बने हैं। यहां पर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? ये थे WC प्लाउडेन, तो ये नाम याद रखोगे। दूसरा 2001 की जनगणना आप छोड़ दीजिए, आप 2011 वाला और जो वर्तमान में हमारे जनगणना आयुक्त हैं उनका नाम, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में नीचे करोगे, क्योंकि देखिए ये नाम आपको याद होना चाहिए, ये हाईलाइटेड नाम है। डॉक्टर C चंद्रमौली 2011 की जनगणना जो हुई थी उसके जनगणना आयुक्त थे। उसके बाद राज्य स्तर पर आ जाएगा जनगणना निदेशक, ये पॉइंट याद रखना कौन होता है राज्य स्तर पर, फिर आपने मार्क करना है जनगणना निदेशक। जिला स्तर पर कौन होता है? तो जिलाधीश या DM होते हैं, जिनको DM बोलते हैं। और वही बात की जाए तहसील स्तर पर जो होते हैं ये होते हैं महापालिका पर्यवेक्षक, मुख्य नगर अधिकारी या तहसीलदार होते हैं, ये याद रखना है। और देखिए जनगणना कौन करता है, असली हीरो कौन होता है जनगणना करने वाला? ये होता है ग्राउंड फोर्स, जिसको परगणक बोला जाता है। वास्तविक कार्य संपन्न करने वाली अंतिम कड़ी ये होती है। तो कभी भी पूछे कि जनगणना करने वाली वास्तविक कड़ी कौन सी होती है, जो जमीनी स्तर पर जनगणना करती है जाकर, फिर आपने मार्क करना है परगणक, ये होते हैं। इतने पॉइंट आपने यहां से याद रखने। ये क्या है? ये तुलनात्मक अध्ययन है एक तरह से कि 2011 में क्या आंकड़े थे और 2001 में क्या आंकड़े थे। हमने 2001 वाले आंकड़े नहीं पढ़ने, ना इसको पढ़ना, बस पॉइंट पढ़ना है आपने यहां पर। अभी वर्तमान में जो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या क्या है? 121 करोड़। ये यही मार्क करना, यदि 11 लिखा होगा तो कितने प्रतिशत है? देखिए कितने प्रतिशत दशकीय वृद्धि हुई है, तो दशक यानी पिछले 10 वर्षों में 1 से लेकर 11 तक कितनी गई है? तो 17.70% बढ़ी है। वही वार्षिक वृद्धि दर, ये दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट होते हैं, दशकीय वृद्धि कितनी हुई है और उसके साथ साथ प्रति वर्ष कितनी वृद्धि हुई है, तो ये हुई है 1.64%। वहीं नगरीय जनसंख्या आप छोड़ सकते हो। लिंगानुपात इंपोर्टेंट है, जेंडर कितना है भारत का लिंगानुपात, यानी कि 1000 जो लड़के हैं उन पर कितनी लड़कियां हैं? तो 943 लड़कियां हैं, ये भारत का लिंगानुपात है। वहीं साक्षरता दर इंपोर्टेंट है, ये सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है जो यहाँ पर इसमें लिखे हुए हैं, इन्हें तो अच्छे से याद कर ही लेना क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं। तो 74.4 ये अंतिम आंकड़े थे। जनसंख्या घनत्व कितना है कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं भारत के अंदर? ये रहते हैं 382 लोग। तो ये पॉइंट आपने यहां से याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी यहां से जनसंख्या घनत्व और आकार में राज्यों की स्थिति क्या है इसको जानते हैं। देखिए राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? तो बिहार का प्रथम स्थान पर है, दूसरा पश्चिम बंगाल है, तीसरा केरल है। दूसरे और तीसरे से क्वेश्चन SSC बनाती है, यूपी पुलिस में नहीं बनते। यहां पर आपने पहला याद रखना है और यूपी का कितना जनसंख्या घनत्व है डिजिट के साथ याद रखना है। स्थान कौन सा है? 4th नंबर का है और कितना है? 829, ये याद रखो। वहीं यूटी में कौन सा? यूटी की यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मैंने बताया 1 वर्ग किलोमीटर में बिहार के अंदर 1106 लोग रहते हैं, जो सबसे ज्यादा है। वहीं दिल्ली के अंदर देखिए 11,320 लोग रहते हैं। तो किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य करके दोनों ओब्लिक लगाकर पूछे कि किसका जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, फिर दिल्ली मार्क करना है।
न्यूनतम किसका है? तो न्यूनतम अंडमान निकोबार का है, केंद्र शासित प्रदेशों में। लेकिन यहां बात की जाए राज्यों में किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का। तो राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, इसी तरह से मैंने यहां पर मेंशन भी किए हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 17 ही लोग रहते हैं, और बिहार के अंदर 1106 लोग, और यूपी के अंदर 829 लोग। तो इस तरह से आपने याद करना है। वही बात की जाए, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा हो जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जिसके अंदर कुल भारत की जनसंख्या का 16.51% जो लोग हैं यूपी में रहते हैं। दूसरा स्थान किसका होगा? महाराष्ट्र का। 2 ही स्थान याद रखने हैं, तीसरा आपने नहीं याद रखना। वही बात की जाए सबसे छोटा कौन सा है? तो सिक्किम है, जिसके अंदर कितने लोग रहते हैं? तो 0.061 करोड़ लोग ही रहते हैं। ये सबसे निम्न स्तर पर आ जाएगा, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा स्टेट कौन सा आ जाएगा? फिर सिक्किम मार्क करोगे। यूटी में सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा? दिल्ली आ जाएगा। और यूटी के अंदर सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा? फिर लक्षद्वीप मार्क करोगे। जिले स्तर पर ये जिला पूछ लिया जाता है। थाने जिला 2011 की जनगणना, यहाँ पे लिखा हुआ है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग थाने जो है महाराष्ट्र के अंदर एक जिला है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है। बाकी और कोई याद नहीं रखना आपने यहां से, बाकी सारी चीजें आपको स्किप करनी है। नेक्स्ट आ जाएगा लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग प्रति 1000 व्यक्ति पर भारत के अंदर, अभी मैंने बताया 943 महिलाएं हैं। तो राष्ट्रीय औसत कितना है? 943 है जो लिंगानुपात है भारत का 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। सबसे ज्यादा किसका है? तो यहां पर 1084 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर। उसके बाद दूसरा स्थान तमिलनाडु का है, बाकी आपने याद नहीं रखना। यहां पर केंद्र शासित प्रदेश में किसका लिंगानुपात सबसे हाईएस्ट है? तो फिर आपने याद रखना है पुडुचेरी 1037। वहीं सबसे कम किसका है? तो हरियाणा का है, और ये डिजिट भी याद करना 879। 879 लड़कियां हैं प्रत्येक लड़कों पर, या पुरुषों पर कहेंगे, पुरुषों और महिलाओं पर। इस तरह से याद करना। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसका सबसे कम है? तो दमन और दीव 618 ही लड़कियां हैं। तो कुल मिलाकर इसके बाद के जो लड़के हैं वो कुंवारे रहने वाले हैं। वही बात की जाए, आपसे पूछा जाए शिशु लिंगानुपात, ये पूछा जाता है शिशु लिंगानुपात ये कितने वर्ष पर कैलकुलेट होता है? फिर आपने मार्क करना है 0 से 6 पर कैलकुलेट होता है। ये पॉइंट आप यहां से याद रखोगे, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा साक्षरता दर क्या है? राष्ट्रीय साक्षरता दर है 74.04%। काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट मार्क करना इसको। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो फिर 82.10 है। वहीं 65.46% जो है ये महिला साक्षरता दर है। तो पुरुष की कितनी साक्षरता दर है और महिला की कितनी है, ऐसा भी पूछा जाता है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पूछा जाए कि किसकी साक्षरता दर सबसे हाईएस्ट है? तो 94% के तहत जो है केरल प्रथम स्थान पर है। वहीं दूसरा स्थान मिजोरम का है, और जो यूटी है, यूटी में प्रथम स्थान लक्षद्वीप का आ जाएगा। सबसे कम, ये बहुत पॉइंट पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट रहेगा, बार बार पूछा जाता है कि भैया जो भारत के अंदर कौन सा स्टेट ऐसा है जिसकी सबसे कम साक्षरता दर है? फिर आपने बिहार मार्क करना है, बाकी सब चीजें स्किप कर सकते हो, यहां से भी और कुछ नहीं पूछा जाएगा। वही बात की जाए एससी और एसटी करोड़ों में कितने हैं? नहीं पूछा जाएगा। कितने हैं? नहीं पूछा जाएगा। 2 पॉइंट बनेंगे। एक तो याद रखना एससी जो अनुसूचित जाति है, इसके बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो 341 में बताया गया है। वहीं सर्वाधिक एससीओ की जनसंख्या किस राज्य के अंदर है? ये 2014 में उसमें पूछा गया था, रेलवे का क्वेश्चन है, उसमें पूछा था। फिर आप मार्क करोगे उत्तर प्रदेश। वहीं प्रतिशत के मामले में, यानी कि जितनी भी आबादी उस राज्य के अंदर है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो कौन है? एससी हैं। तो ये 31.9% कहां पर है? फिर आप पंजाब मार्क करोगे।
तो न्यूनतम ऐसी जनसंख्या कहां पर है, तो मिजोरम के अंदर है। और कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जहां पर ऐसी जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं है, शून्य है। वही बात की जाए कि एसटी कहां पर है सबसे ज्यादा है, तो मध्य प्रदेश मार्क करोगे। और उसके बाद बस और कुछ नहीं पूछा जाएगा, इतने पॉइंट पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाएगा भैया आपका परसेंटेज, कि हिंदू कितने परसेंट हैं, मुस्लिम कितने परसेंट हैं। और यहाँ पर पर्टिकुलर आंकड़ा इस तरह से नहीं पूछा जाता कि हिंदू कितने प्रतिशत है। यहाँ पर यूपीएसआई ने पूछा कि अल्पसंख्यक वर्ग की कुल जनसंख्या 2011 की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत है, फिर मार्क करना था 19.3% है। वही माइनॉरिटी में कौन सा सबसे कम समुदाय पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जैन, जिसकी जनसंख्या मात्र 0.4% ही है भारतीय जनसंख्या में। तो ये पॉइंट याद रखोगे। वहीं बाकी ये सेक्स रेशो वगैरह नहीं पूछा जाएगा। लिटरेसी पूछी जाएगी कि किस समुदाय की लिटरेसी सबसे अधिक है, फिर जैन समुदाय की है। और न्यूनतम जो लिटरेसी है वो किसकी है, तो फिर आप मार्क करना है मुस्लिम समुदाय की है। नेक्स्ट पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, डोमोग्राफी, यूपीएसआई में क्वेश्चन बना है। सफेद उड़ान किसको कहा जाता है, यूपी पुलिस के री एग्जाम में क्वेश्चन बना है। फिर यहाँ पर यूपी पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन बना है, प्रवास, माइग्रेशन किसको कहा जाता है, शून्य जनसंख्या वृद्धि। ये सब परिभाषाएं हैं। और देखिए यहाँ पर प्रजनन काल व प्रामीण, इससे क्वेश्चन बना है यूपीएसआई में। तो ये सभी क्वेश्चन बने हैं और यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। डोमोग्राफी, डोमोग्राफी किसको कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है जनसांख्यिकी, सांख्यिकी। जनसांख्यिकी जो है इसको डोमोग्राफी कहा जाता है। और जनसांख्यिकी के जो जनक हैं ये है माल्थस, माल्थस है। तो रॉबर्ट माल्थस जो है जनसांख्यिकी के जनक माने जाते हैं, जनक। ठीक है, अब ये है क्या चीज डोमोग्राफी। डोमोग्राफी होता है, देखिए नॉर्मल बात की जाए, जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन जो है एक डोमोग्राफी कहलाता है, इस तरह से आप कह सकते हो। लेकिन परिभाषा ऐसे दी जाती है एग्जाम के अंदर, मानव जनसंख्या विवरण और घनत्व के प्रतिरूप, यानी जो पैटर्न होता है का अध्ययन क्या कहलाता है, फिर आपने आंसर करना है डोमोग्राफी। जनसंख्या घनत्व अभी मैं बता चुका हूं, प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं। तो ये सूत्र याद रखना, DN/S। ये पूछे तो मार्क कर देना, बस इतना ही। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, जनसंख्या घनत्व। साक्षरता दर, साक्षरता दर ये होती है कि भारत के अंदर 7 वर्ष से जो बच्चे हैं स्टार्ट होते हैं, 7 वर्ष से ऊपर तक के बच्चे जो हैं, अधिक आयु के बच्चे जो हैं, वो किसी भाषा को पढ़ने, जानने, लिखने या ये कहें कि उसे समझने, हिसाब किताब करने में माहिर हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, साक्षरता दर में कैलकुलेट होते हैं। लिंगानुपात मैंने बताया 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ये। शिशु लिंगानुपात ये भी मैं बता चुका हूं, 0 से लेकर 6 वर्ष तक की उम्र पर कैलकुलेट होता है शिशु लिंगानुपात। नेक्स्ट पूछा जाता है आपसे प्रवास, माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, किसी क्षेत्र में जब लोग कोई दूसरे देश में बाहर काम करने जाते हैं या वहां से काम करने आते हैं, वे माइग्रेट लोग कहलाते हैं। सफेद उड़ान, दरअसल ये क्वेश्चन जो सफेद उड़ान आया है, ये 20वीं सदी के हाफ दशक के अंदर अमेरिका के अंदर जो श्वेत लोग थे और वहां पे जो और अफ्रीकन लोग हैं और दूसरे लोगों का भी वहां पे ज्यादा आवाजाही हो रही थी, जिसकी वजह से जो सफेद लोग थे, मतलब जो अंग्रेज लोग थे, वे शहरी क्षेत्र से पलायन कर कर या तो ग्रामीण या कोई ऐसा क्षेत्र जो कस्बे के रूप में जाना जाता हो, वहां चले गए थे। इसीलिए ये वहां से आया है। और इसकी लैंग्वेज पर ध्यान देना, बस शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों का पलायन क्या कहलाया जाएगा, सफेद उड़ान ये कहलाया जाएगा। प्रजनन काल कितने उम्र से कितनी उम्र तक कैलकुलेट होता है भारत में, 15 से 49 वर्ष तक कैलकुलेट होता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। शून्य जनसंख्या वृद्धि, जो मरने वाले लोग हैं और जो पैदा होने वाले लोग हैं उनकी संख्या इक्वल होती है, फिर शून्य जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और इसकी लैंग्वेज भी आपको अच्छे से समझनी होगी, यूपीएसआई में पूछा गया है। जनसंख्या पिरामिड, ये क्या होता है, जनसंख्या के आयु और लिंग वितरण को दर्शाने वाला जो पिरामिड होता है
वो जनसंख्या पिरामिड होता है। और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, और ये मैंने शायद आगे भी मेंशन किया, यहाँ पर ये रहा पिरामिड सिद्धांत। जिस देश के जनसंख्या पिरामिड का व्यापक आधार होता है वहां उच्च जन्म दर होती है। ऐसा क्या होता है? ऐसा होता है जनसंख्या पिरामिड। बस यही है इसके अंदर, और बाकी आपने कुछ याद नहीं करना। उसके बाद आ जाएगा आपका सिद्धांत, माल्थस का सिद्धांत। माल्थस का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, और जब से मैं एग्जाम दे रहा हूं यूपी 2013 से और अब तक की बात करूं तो हर एक भर्ती जो भी आई है उसमें माल्थस का सिद्धांत जरूर पूछा गया है। तो इसको भी मैं लॉक करता हूं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा ही जाना चाहिए। माल्थस का सिद्धांत क्या है? माल्थस का सिद्धांत ये कहता है कि जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो ज्यामितीय श्रेणी में होती है। जैसे 2, 4, 8, 8 के बाद 16 हो जाएगी, 16 के बाद कितनी हो जाएगी? 32। तो ज्यामितीय श्रेणी में होती है जनसंख्या वृद्धि। और वही बात की जाए कि खाद्य पूर्ति जो होती है वो अंकगणितीय श्रेणी में होती है, 2, 4, 8, 16, और वही 1, 2, 3, 4। तो खाद्य आपूर्ति कम होती है और जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय श्रेणी में होती है। दोनों पॉइंट पता कहां से याद रखने हैं आपको? ये याद रखने हैं यहां से। माल्थस का सिद्धांत क्या है? तो माल्थस के सिद्धांत में यह कहा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि तो ज्यामितीय श्रेणी में होती है और खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय श्रेणी में होती है। बस इतना आपने आंसर करना है, ये ही पूछा जाएगा, बाकी और आपसे कुछ यहां नहीं पूछा जाएगा। जनसंख्या मॉडल की बात करें तो इसके 3 चरण होते हैं। 3 चरण मैंने यहां पर दर्शाए हैं कि भैया जब किसी देश की जनसंख्या या किसी जगह की जनसंख्या बेस पॉइंट से स्टार्ट होती है तो पहले चरण में जो होता है, पहले चरण में उसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। ये तीनों चरणों से क्वेश्चन बने हैं यूपीएसआई, यूपीएसआई, यूपीएसआई। यानी कि हम ये कह सकते हैं यहां से हर एक चरण में क्वेश्चन बने हैं कि पहला चरण क्या होता है, पहले चरण में क्या होगा। ये पॉइंट याद रखना, ये सूत्र की तरह से पूछा जाएगा ऑप्शनों में। उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, कौन से चरण में? प्रथम चरण में। दूसरे चरण में क्या होगी? दूसरे चरण में होगा इसका उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। और ये जो दूसरा चरण है भाई, ये जो दूसरा चरण है, ओके, ये जो दूसरा चरण है ये ही जो था हमारा 1951 मैंने पढ़ाया था शुरू में, और 1981 तक का जो चरण था जिसमें जनसंख्या विस्फोट हुआ था, यही वो चरण था। तो भारत के अंदर ये चरण आ चुका है एक बार। तो इसके अंदर क्या है? उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर। तीसरा चरण क्या है? तीसरे चरण में कम जन्म दर और कम मृत्यु दर, ये अंतिम चरण है। तो इस तरह से आप याद रखोगे, इतने पॉइंट ही पूछे जाते हैं। और देखिए जनसंख्या तो आपको बहुत ने पढ़ाई होगी, जनगणना आपको बहुत ने पढ़ाई, लेकिन इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि किसी ने पढ़ाई होगी, क्योंकि सारी चीजें आपके सामने हैं, इन्फोग्राफिक स्टाइल में है और आप इनको अच्छे से समझ रहे हैं। एक बार अच्छे से इसको ध्यान से देख के मेरी बातों को सुन भी लोगे तब भी ये पॉइंट याद हो जाएंगे। उसके बाद आ जाइए, ये मैं पहले ही शुरू में करा चुका हूं 2021 वाला। अब बचा इसके अंदर पॉइंट नगरीकरण और उत्तर प्रदेश की जनगणना, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। उम्मीद करता हूं कि ये सारे पॉइंट आपके बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए ये 2021 की जो जनगणना 27 में कंडक्ट होनी है, ये ही लास्ट में इसकी जो है स्लाइड लगी हुई है। बाकी इस क्लास में इतना ही। पीडीएफ इसका मेरे टेलीग्राम पर मिलेगा। और यहाँ तक आए हैं तो जो मैं क्वेश्चन पूछा करूं उसका जवाब जरूर छोड़ के जाया करो, और साथ साथ लाइक जरूर कर दे करो और दूसरों तक शेयर भी कर दे करो।